हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सिंह के में हम आपको फंडामेंटल राइट पढ़ा रहे थे। और फंडामेंटल राइट में जो आपको बताया था मैन के 12 से 35 तक है इसमें। ठीक है। हमने बताया था पहले 12 में कि राज्य के बारे में बताया गया, राज्य क्या होगा। ठीक है, राज्य में क्या क्या आता है। फिर उसके बाद 13 में बताया गया विधि, कि विधि कैसे बनती है और विधि में संशोधन संशोधन कैसे होता है, विधि का अमेंडमेंट कैसे होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया अनुच्छेद 13 में। उसके बाद अनुच्छेद 14 में हमने बताया इक्वलिटी का अधिकार, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 में हमने बताया कि कैसे जो विशेष सुविधाएं की गई है अनुच्छेद 15 के तहत में, जो उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाएगा स्पेशल कैटेगरियों के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था किस किस को छोड़ करके सब चार जाति चीज बताए थे, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, धर्म, मूल वंश, क्या क्या बताया था। जो चार शब्द आपको याद होंगे तो अनुच्छेद 15 के आपको धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, इन चारों के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मैंने आपको बताया गया था। पर विशेष सुविधाएं दी गई थी, जिसको महिलाएं बच्चों के लिए उनको कुछ विशेष सुविधाएं दे दी गई थी। अनुच्छेद 16 में मैंने आपको कल कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे उसमें रोजगार के अवसरों में कैसे उनको आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, और कैसे उनको किस किस से भेदभाव की मनाही की गई। एक तो चार तो यही थे, प्लस दो इसमें और थे, जिसमें क्या क्या बताया गया था मैंने, निवास स्थान, एक तो निवास स्थान, और दूसरा क्या क्या था, उद्भव। ये दो शब्द और आए थे, जिसमें कि इनके आधार पर इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। टोटल कितने शब्द हो गए थे, छह शब्दों के आधार पर इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी थी। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो हमारा हो गया था। यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, अब इसके बारे में देखो। पहले हमने आपको एक बता रखा था कि हमारी एक 700 घर थे। मैंने आपको बताया था 700 फैमिलीज थी इसमें। उस 700 फैमिलीज में हमारे पास इनकी कितनी जनसंख्या थी, लगभग 35 करोड़ जनसंख्या थी। अब 35 करोड़ जनसंख्या को पहले हमने एक साथ इकट्ठा किया इसमें, एक सीमा के अंदर इनको कहा कि आप यहाँ पे इकट्ठा कीजिए, और आप हमारे लिए काम कीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे। तो उस टाइम पे ये ऐसे यहाँ पे इकट्ठा की गई, अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लेकर के आए गए, अलग अलग जातियों से लेकर के आ गए, अलग अलग धर्म के लोग लेकर के आए हैं इसमें। मतलब आप मान के चलो, आपको यहाँ पे बहुत ही सभी चीज़ों के मिल जाएंगे आपको। आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, सभी के यहाँ पर के कितने टोटल आप मान के चलो कितने हो गए, 35 करोड़ जनसंख्या हो गई यहाँ पे 700 फैमिली की। अब इनको 700 फैमिली को एक साथ लेकर के आ गया, फिर इनका एक नामांकन किया गया। नामांकन करने के बाद भाई जैसे नया बच्चा पैदा होता है ना, उसको नामांकन करते हैं सबसे पहले। अब उसके बाद क्या किया गया, नामांकन करने के बाद उसके मान लो जो नया बच्चा है, फैमिली है, अगर कभी उनका इसके अंदर जो भी उनके पार्ट किए गए थे, जिसको कितने पार्टों में बटा हुआ था, उस टाइम पे हमारा 14 भागों में बटा हुआ था। तो उन भागों को पार्ट करने के लिए, उनका नामकरण करने के लिए अनुच्छेद 2 ले आया गया। उसके बाद जो अंदर कोई राज्य कोई मिला ना हो, अगर बाहर का कोई राज्य मिला ना हो, या अंदर अंदर इन दो राज्यों को मिला ना हो, तो क्या अनुच्छेद 3 ले आया गया उनके लिए, कि एक दूसरे राज्य से अलग करने के लिए। उसके बाद क्या कहा गया, अनुच्छेद 4 ले आया गया। क्यों ले आया गया, क्योंकि अगर कैसे इन राज्यों की शासन किया जाएगा, मतलब कौन राष्ट्रपति होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कैसे कैसे होगा, उसके बारे में। अच्छा जी, ये सारी चीज हो गई। अब तो ये हो गई हमारे पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव की, शासन प्रणाली की
उसके बाद क्या क्या गया, चलो भाई इनके ये रह रहे हैं, तो ये कैसा पता चलेगा कि ये जो नामांकन किया है हमने भारत का के लोग, तो ये भारत के लोग हैं, तो उनको एक पहचान दी गई जिसके अंदर 5 से 11 के बीच में नागरिक था। उसके बाद 12 में राज्य है कि राज्य में कौन शासन करेगा, कौन कौन राज्य में आते हैं, जिसमें आपके पार्लियामेंट से लेकर के और नीचे जो ग्रुप डी का भी है अधिकारी है, उसको भी राज्य में लेकर के आए गए। फिर मैंने आपको बताया 13, अनुच्छेद 13 कैसे लाया गया कि भाई अब चलो राज्य बन गया, नागरिक आ गए, सभी आ गए, उनके ऊपर विधि जो बनेगी, कानून बनाएंगे जो ये वाले अनुच्छेद 12 जो कानून बनाएगा, पॉलिसी बनाएंगे, वो किस बेस पे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो मैंने आपको बताया अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 किस लिए लाया गया कि भाई चलो कानून बना दिए, पहले सभी को समान तो लाया लाया गया जाए, किसके समान, कानून के समान, कानून के द्वारा पहले सभी को, क्योंकि हमारे आप देख रहे होगे इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग थे, समानता के लिए लाया गया। अनुच्छेद 15 में लाया गया, चलो भाई समान हो गए, पर हर कोई तो समान नहीं है ना, तो उसके लिए कोई विशेष प्रावधान लाए गए, और किसके आधार पर किसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, वो मैंने आपको 4 बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। अनुच्छेद 16 लाया गया कि भाई चलो समानता भी होगी, भेदभाव को भी दूर कर दिया गया। उसके बाद उनको रोजगार भी तो देना चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए सबको समान अवसर हो सभी को, तो उसके लिए अनुच्छेद 16 लाया गया। आज बात करेंगे हम अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले क्या है, हमने वहां तक हो गया था अनुच्छेद 16 तक। अनुच्छेद 17 क्या कहता है में कि जो भावना है, जो इसकी फिलोसफी है, वो उसके बारे में आप जानो। हमने अभी तक रोजगार तक आ गए, रोजगार के बाद क्या होता है, समाज के बारे में आएंगे अभी। तो रोजगार भी मिल गया, अब समाज, समाज को अगर अच्छी खासी इनकम हो जाएगी तो वो विकास भी करेगा। बट पर हमारा जो इतिहास था, 200 साल पुराना जो हमारा ब्रिटिश इतिहास है, उसमें क्या किया गया था, उन्होंने सभी को जाति विभाजन किया कर दिया गया, अलग अलग रिलीजन में बांट दिया गया, अलग अलग काम के आधार पर, रोजगार के आधार पर उनको बांट दिया गया। किसने, अंग्रेजों के द्वारा ये सब बटा हुआ है, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे जब। तो इनको एक किया जाए, इनको सभी को समाप्त कर करके, और इनको एक किया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, तो इनको क्या किया गया, चलो अनुच्छेद 17 का इसका, इसलिए इनका गठन किया गया। 17, अनुच्छेद 17 में क्या कहता है कि आपको किसी को भी अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये सिर्फ किसके साथ है, ये राज्य वर्सेस लोग भी मिलता है मतलब, और व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति मिलता है। इसका कहने का भावार्थ क्या है कि जैसे कि उस टाइम पे अगर मैं आपको इतिहास के बारे में बताता हूँ। पहले इतिहास किस 4 भागों में बटा हुआ था। एक तो ब्राह्मण था, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय था, तीसरे नंबर पे वैश्य थे, और चौथे नंबर पे शूद्र थे। ब्राह्मण क्या था, जो सिर्फ पूजा पाठ करता था। शूद्र क्या, ये क्षत्रिय क्या थे, जो राजा महाराजा होते थे, सैनिक होते थे। और ये वैश्य क्या होते थे, जो सेनापति होते थे, सैनिक होते थे उनको। और ये क्षत्रिय जो राजा होते थे, और शूद्र क्या होते थे, इन तीनों को सेवा करने वालों। ठीक है, जिसमें आप घर के कार्य लगा लो, किसी भी प्रकार के कार्य लगा लो, उसमें इनकी सेवा करते, चाहे कपड़े बुनाई करते थे, या इनके लिए सब्जी वगैरह बनाते थे, या उनके कपड़े वगैरह धोते थे। पहले क्या था, काम के अनुसार हमारा समाज बटा हुआ था इतिहास में। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, इन्हीं को फिर ऊंच नीच में बांट दिया गया। पहले हिंदुओं को उन्होंने प्राथमिकता दी, फिर हिंदुओं के बाद उन्होंने मुस्लिमों को प्राथमिकता दी। इससे क्या हुआ, फिर हिंदू ये धर्म का यहाँ पे कट्टरता होगी। उसके बाद जाति में बांट दिया गया। तो ऐसे चलते चलते हमारा समाज कई टुकड़ों में बढ़ चुका था, जिसमें हमारी विविधता थी। आज भी आप देख सकते हो, अगर आज से इसको रिलेट करना चाह रहे हो आप,
तो आज भी आप देख रहे होंगे आपके घर के आसपास में काफी जाति के लोग रह रहे होंगे, आपके समाज में काफी जाति के लोग रह रहे होंगे, आपके गांव में भी कम से कम 7 से 8 जाति के लोग मिल जाएंगे, धर्म के लोग मिल जाएंगे। तो ऐसे ही वहां पे हमारे पूरे देश में ऐसे ही बटा हुआ है, और उनको एक साथ लाने के लिए उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, तो इसलिए हमें अनुच्छेद 17 लाएगा कि चलो रोजगार भी मिल गया, समानता भी होगी कानून के समान, और कुछ विशेष शिक्षा का भी प्रावधान कर दिया हमने। उसके बाद हमें अस्पृश्यता का भी अंत करना चाहिए कि छुआछूत का नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी आज के न्यूज़पेपर में आ रही है, एक ये उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक पहली महिला को पुजारी का दायित्व दिया गया। आप मान रहे हो, हमने 75 साल हो गए हमारे आज़ादी को, उसके बाद भी अभी तक इन गाँव में देखो महिला पुजारी नहीं है। आपको देखा होगा कि महिलाएं पुजारियां बहुत कम होती हैं। जो मेल होता है ऐसा ना, वो सबसे ज्यादा पुजारी होता है, मुख्य पुजारी। उसके बाद दासियां वगैरह मिल सकती हैं आपको मंदिर में। अभी आज की खबर है, केरल में जो ईसाई धार्मिक सभा हो रही थी, वहां पर, कहाँ पे, कोच्चि में, केरल के कोच्चि में, तो वहां पे कुछ धमाके हो गए। वो कुछ बता रहे हैं धार्मिक है, वहां पे कुछ जो ये किससे कनेक्ट हो रहा है अभी, इसराइल और फिलिस्तीन में, इसराइल और फिलिस्तीन में जो यहूदी और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चला हुआ, उसके में यहाँ पे कोई उनका पूरा सैनिक जो फिलिस्तीन का था, फिलिस्तीन का उन्होंने वीडियो कॉल के द्वारा यहाँ पे भाषण वगैरह दिया कि आप यहूदियों के खिलाफ, यहाँ पे आतंकवादियों का वो विरोधी करो। उन्होंने क्या कि जो यहूदी हैं उनके विरोधी करना। तो ये हो गया, देखो धार्मिक कट्टरता हो गई, तो इस चीज को समाप्त करना था। आज इतनी है तो उस टाइम पे आप 75 सालों के बाद पहले आप सोच सकते हो कितनी होगी। उसके बाद ये नंद नगरी में, अभी जैसे नवरात्र थे, नवरात्र के बाद ये जो कलश यात्रा वगैरह होती रहती है, तो जो मस्जिद है, मस्जिद के बाहर कलश यात्रा निकल रही थी, जिसमें 30 बाइक सवार थे। बाइक सवार के द्वारा अपने कलश यात्रा निकाल रहे थे, वहां पे मस्जिद के सामने नारे वगैरह लगाए उन्होंने, और वहां पे क्या किया, दो दो को पकड़ लिया गया, 2 युवकों को, और उनको मारा गया, पीटा गया वहां पे। आ, आज भी ये हो रहा है, एक हिंदू मुस्लिम, यहाँ देखो ईसाई यहूदी के बीच में लड़ाई हो रही है। यहाँ पे हिंदू हिंदू के बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि हिंदुओं का डोमिनेंट है कि हम ही पुजारी बनेंगे, मेल डोमिनेंट उसका। तो इस चीज को समाप्त करने के लिए हमें क्या लाया गया, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 की जो हमारी मुख्य मुख्य बातें क्या कह रहा है, उसके बारे में आप अपने नोट डाउन कर सकते, नोट डाउन भी नहीं करो तो समझ जाओ, बस फिलोसफी को समझ जाओ, जो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप बस उतना समझ। जो मेन चीज क्या थी, अस्पृश्यता, जो एक दूसरे धार्मिक के विरोध लड़ाई थी, वो खत्म करना। इसमें क्या था, सबसे पहले तो अस्पृश्यता का अंत करना। और मेन मेन पॉइंट आप का अंत लिख लो आप, ताकि आपके शॉर्ट नोट बन जाए और एग्जाम के टाइम पे तुरंत रिवीजन कर लीजिए। आपको रिवीजन मेन इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस में, जितना आप रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस होने के चांस बढ़ जाएंगे। और ये किसके खिलाफ मिलता है आपको, राज्य एवं व्यक्ति। राज्य कौन है ये मैंने आपको बता दिया था अनुच्छेद 12 में, आपको अगर नहीं देखी मेरी क्लास तो वो आप देख सकते हो। और किसके खिलाफ मिला हुआ है ये, व्यक्ति एवं व्यक्ति। मतलब जैसे मेरा नाम उज्जवल, उज्जवल और वर्सेज अगर सोनू के बीच में भी मिला हुआ है। और राज्य, राज्य कैसे, अपने कोई भी जैसे अधिकारी है, पुलिस वाला मान के चलो, जो कोई भी है, पुलिस और वर्सेस मैन या ह्यूमन बीइंग के खिलाफ, के खिलाफ भी है ये। पुलिस के अलावा कोई भी हो सकता है, या ग्रुप डी का भी जो भी अधिकारी है ना, अगर आपके साथ कोई भी करता है, अनटचेबिलिटी करता है, तो आप उसको खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो सीधा। और अनुच्छेद कौन सा पढ़िए होगा सुप्रीम कोर्ट में है? 32 के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत आप किसी भी मौलिक अधिकार को जो पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी आपका उल्लंघन होता है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके जा सकते हो। अगर आपको हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट का 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया और इसमें अभी भी बता दिया। इसमें क्या है इसमें क्या कहा गया, जो ये न्यायालय ने कहा कि इसका ऐतिहासिक करार है। देखो ये अधिकार बना दिया, अधिकार बनाने के बाद हर अधिकार की के बाद बनाने के बाद कुछ ना कुछ केस होते रहते हैं। केस होने के बाद, याचिका डलने के बाद तो न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय में जाने के बाद तो न्यायालय उनकी व्याख्या करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को वो अधिकार है मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने की, डिस्क्राइब करने की। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद न्यायालय ने इनकी व्याख्या की है कि ये जो अस्पृश्यता है, ये अनटचेबिलिटी, ये हमारा इतिहास का है। मतलब ये ऐतिहासिक तौर पे, जो मैंने आपको अभी भी बताया, ऐतिहासिक इसका करार है। मतलब इतिहास से ही जो निमन है, निम्न जाति का है, वो निम्न जाति का ही है। तो उसको अगर आप उच्च जाति के घर में जाएगा तो उसको पहले दरवाजे पे ही चप्पल वगैरह निकाल के जाना होता है, या हाथ पैर धो करके जाना होता है, या अगर उसको कुछ चीज लेनी होती है, जो वस्त्र लेने होते हैं या खाने का लिए कुछ लेना होता है, तो उसको मिट्टी के बर्तन में खाना वगैरह मिलता था। मिट्टी के बर्तन में खाना मिलता था उसको। और उसके बाद अगर वो कुछ ऐसा भी कानून थे, अगर कोई नीची जाति का है और ये कोई अमीर आदमी का या ब्राह्मण का मकान है, अगर यहाँ से एक रोड जा रही है, सड़क जा रही है, तो इनको यहाँ से नहीं जाना होता था। इसकी अगर ये इसका मुंह है, मतलब मुख्य दरवाजा है ब्राह्मण के घर का, तो इसको क्या करना था, 3 से 4 किलोमीटर घूम करके ऐसे, और फिर वो ऐसे पथ जाता था। तो ऐसी जो हमारे इतिहास में बहुत बहुत निराशाजनक कह सकते हो आज के टाइम में, बहुत का ऐसी थी नियम कानून बनाए गए हुए थे उस जातियों के योद्धा द्वारा। किसके द्वारा? खासकर ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्वारा। उसके और मैंने आपको बताया भारतीय समाज था, तो हमारा इंडियन समाज था, वो पहले ही कास्ट सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ था। जैसे अभी इससे क्या रिलेट कर सकते हो, जो बिहार में अभी कास्ट सेंसर हुआ है, अगर कास्ट सेंसर सक्सेस हो जाता है तो वो तो एक अच्छी बात है। अगर उसके नेगेटिव होने के ज्यादा पॉइंट है, क्योंकि कास्ट सेंसर सिर्फ से ज्यादा क्या होगा, वोट बैंक होगा। जो इसकी ज्यादा संख्या होगी वो सरकार उसी के लिए रिजर्वेशन लाएगी, उसी के लिए क्या करेगी, कुछ विशेष प्रावधान करेगी। इससे क्या होगा, उनमें द्वेष भावना हो जाएगी, कट्टरता आ जाएगी। तो ये नेगेटिव पॉइंट उसमें ज्यादा है, पॉजिटिव पॉइंट कम है। बस एक चीज को करने के कई तरीके होते हैं, बस उसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो आपको देखना होता है। उसके बाद क्या है कि जो हमारा जो इन राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पे, राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पे जो अछूत थे, उनको मंदिर में प्रवेश करने का आजादी नहीं ली थी। तो उनको आंदोलन चला करके उनको मंदिर प्रवेश में का वो अधिकार दिया गया। जैसे कि अभी मैंने आपको उत्तराखंड में एक महिला पुजारी बनी है, मुख्य पुजारी बनी है। वैसे ही राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा एक हरिजन आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा। हरिजन आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा, और जिसमें मंदिर प्रवेश के लिए उनको विशेष प्रावधान किए गए, उनको छूट दी गई कि अभी इनको भी जाना चाहिए, निम्न जाति को, किसको, शूद्र को। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या गया, अम्बेडकर है। अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि ये जो है छुआछूत है, ये एक दंडनीय अपराध है, और इसके खिलाफ हमें कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए। तो इसमें कानून बनाया गया। फिर इसमें क्या, कौन सा कानून बनाया गया, ये आपको
नोट डाउन करना चाहिए, याद आपको काम आ जाएगा। इसमें हमने बनाया अस्पष्टता निवारण अधिनियम अधिनियम 1955। ये हमने एक कानून बनाया गया। ठीक है, अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955 का कानून। इसमें क्या किया गया, इसमें पहली बात तो इस पर शब्द को परिभाषित नहीं किया गया कि अस्पृश्य कौन होंगे। इन्होंने कहा कि अस्पृश्य की कोई परिभाषा नहीं है कि कौन है। जाति के आधार पर तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि चार शब्द हैं: जाति, लिंग और जन्म स्थान, और दूसरा क्या है, धर्म। मेन शब्द ये चार हैं। इसके आधार पे हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये तो है नहीं अस्पष्ट, इनके साथ इनके आधार पर भी यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाए। या अस्पष्टता का मतलब है कि ये नहीं कह सकता कि आप मोटे हो पतले हो, इस आधार पर, या आप काले हो या भूरे हो। ये भी एक अस्पष्टता का कारण है। उसके बाद आपको बोल दे कि आप छोटे हो बड़े हो, आप हिंदू हो मैं इस्लाम हूँ, या कुछ भी बोल दो, या आप गरीब हो आप अमीर हो, ऐसे आधार पर अस्पृश्यता का अधिकार नहीं है किसी को भी। दूसरा, उसके बाद क्या किया गया, उन्नीस इसी अधिनियम में 1955 के अधिनियम में संशोधन किया गया। इसका संशोधन करने के बाद इसका एक कानून बनाया गया, सिविल सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1976 में। इसका एक संशोधन करके ये एक कानून बनाया गया। इस कानून में क्या कहा गया, जो भी अगर कोई ऐसा कोई पात्र है किसी व्यक्ति के द्वारा, अगर कोई अधिकार इसका उल्लंघन करता है अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का, तो क्या इसके द्वारा 2 वर्ष की सजा सुनाई जाएगी। 2 वर्ष की अधिकतम सजा है इसमें, अगर कोई ऐसा भी करता है तो। उसके बाद क्या गया, ये अधिकार के बारे में हुआ और इसको लागू किया गया 1976 में। अस्पृश्यता का मतलब ये है कि जैसे कि सार्वजनिक स्थल हैं, जो भी सार्वजनिक स्थल हैं अपने, जहाँ पर पे होटल हो गया, पे कुएं तालाब वगैरह, वहाँ पे किसी को जाने की अनुमति को रोक नहीं सकता, सभी जा सकते हैं आज के टाइम में। कोई भी चीज, किसी धर्म का किसी जाति का क्यों ना हो, होटलों में कहीं भी जा सकता है, मंदिरों में प्रवेश कर सकता है, कहीं भी खाना खा सकता है, कहीं भी रह सकता है। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद 17। ठीक है, उसके बाद क्या गया, चलो भाई ये अस्पष्टता भी खत्म होगी, सारे काम हो गए। उसके बाद क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा कि राजा थे, ठीक है, राजा महाराजा थे, राजा जी थे, तो उनको एक उपाधियां दी गई थी, बहादुर शाह, जफर, मौलाना अब्दुल कलाम, ऐसे उपाधियां दी गई थी, जिसको शेर हिंद, गवाज हिंद, ऐसा कुछ उपाधियां दी गई थी बहुत ज्यादा उसको। तो उन उपाधियों को भी भाई समाप्त करना था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वहीं एक देश में जो बच्चा, हमारे 35 करोड़ की जनसंख्या में वहीं एक उत्तम है, वहीं सब कुछ है। तो उन चीजों को समाप्त किया गया, किसका, उपाधियों को, कि एक विशेष सभी को समान लाया गया। किस लिए लाया गया, ये देखो परिप्रेक्ष्य में, अगर आपने मेरा अनुच्छेद 14 की क्लास पढ़ी होगी, तो मैंने आपको बताया था विधि के समान सभी समान होंगे, इक्वल। अगर हम इन उपाधियों को समाप्त नहीं करते हैं, तो ये तो एक विशेष नियम के तहत इनको लिए कानून बनाना पड़ेगा, और कानून बनाएंगे तो जनता विरोध भी करेगी, क्योंकि ये क्या वो आसमान से थोड़ी है ना, वो भी तो एक व्यक्ति है बस। जैसे कि आज भी हमारे अगर पीएम है, पीएम नहीं है, श्री नरेंद्र मोदी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर उनके सामने या आगे या पीछे कोई अपवादी तो लगाई नहीं गई है, वो भी एक इंसान है, और इंसान की वो सेवा करने वाले हैं।
ऐसे ही राजा महाराजा हैं, वो भी एक सेवा करने वाले हैं। अगर उनको उपाधियां नहीं हटाई दी गई तो फिर अनुच्छेद 14 का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए अनुच्छेद 14 के महत्व बढ़ाने के लिए उन उपाधियों का अंत किया गया। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। कि किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि आपको नहीं दी जाएगी और नहीं आपको रखने का अधिकार है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। इसके बाद एक तो सबसे पहला आपको याद रहे, राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं जाएगी। इसमें क्या कहा गया? राज्य के द्वारा उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या गया? चलो भाई, कहाँ कहाँ से उपाधि मिल सकती है? एक तो विदेश से उपाधि मिल सकती है, पहली तो विदेश से। तो अगर विदेश से कोई उपाधि मिल रही है तो आप वो नहीं ले सकते। कब ले सकते हैं? उसको अगला बिंदु बनाया गया है, अगला पॉइंट में बताया गया है कि विदेश से अगर आपको राष्ट्रपति ये उपाधि लेनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति परमिशन दे देता है तो आपको ये उपाधि मिलेगी, अगर नहीं देता है तो आपको ये उपाधि नहीं मिलेगी। ये राष्ट्रपति की सहमति पर है। उसके बाद जैसे कि कोई हमारे राज्य है के नागरिक हैं, मतलब राज्य है, राज्य के बारे में मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 12 में जो भी राज्य के नागरिक हैं वो कोई उपहार लेते हैं या भेंट लेते हैं या उपलब्धि लेते हैं तो उसको मनाही की गई है। उपहार और भेंट, भेंट या उपलब्धियां, उपलब्धियों पे उनको क्या विरोध किया गया है, उनको मनाही की गई है। ये आप नहीं ले सकते कहीं से भी, किसी से भी। ठीक है। अगर आपको ये लेना है तो आप राष्ट्रपति के पास जाओगे, सहमति लोगे, तभी आप ले सकते हैं। अच्छा, इसका क्या हुआ? फिर इसका विरोध करने लगे। विरोध किस बेस पे किया गया और इसको न्यायालय में किस लिए लेकर के जाया गया? सरकार ने 1954 में 4 पुरस्कार या सम्मान वो किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए। 4 प्रकार के सम्मान आपको पता होगा, जिसमें क्या गया था? पहले नंबर पे था भारत रत्न, फिर विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, और एक है पद्मश्री। ये पुरस्कार इसमें दिए गए 1954 में। इनको एक अधिनियम बना करके लेकर के आ गया। तो ये अपोजिशन या जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं तो उन्होंने कहा ये भी तो एक तरह के पुरस्कार हैं, सम्मान है, तो अगर इनको आप दे सकते हो तो वो तो उपाधि होगी। और आपने अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है कि आप ये उपाधि रखने का या उपाधियों के ऊपर प्रतिबंध है, राज्य ऐसी अधिकार नहीं दे कर सकता। तो इसी के तहत कि वह 1980 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने तो किया क्या? ये पुरस्कार हैं, नहीं कि उपाधि। आप उपाधि नहीं ले सकते, पुरस्कार ले सकते हैं। और दूसरा क्या क्या? अगर आपको ये पुरस्कार मिल रहे हैं तो आप ये नहीं कहोगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न। तो इनको नहीं तो नाम के पीछे और नहीं नाम के आगे प्रयोग करने पर पाबंदी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको मनाइए, अगर आप अपने नाम के आगे इनको पुरस्कार को नहीं लगा सकते। और ये क्यों गया केस में? इसको इसकी हिस्ट्री भी है। 1997 में आपको पता होगा जनता पार्टी की सरकार बनी और सभी पार्टियां सोचते हैं कि हम समाजवादी हैं, हमेशा जनता का ख्याल रखना है।
तो उसी जनता के विरोध पे जनता पार्टी ने ये बंद कर दिए। बंद करने के बाद जनता को, उसके बाद आपको पता है 1980 में आती है हमारी इंदिरा गांधी की सरकार। इंदिरा जी की सरकार, उन्होंने ये दोबारा चालू कर दिए। उसके बाद ये किसी उसने पिटिशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इनको चुनौती दी गई। चुनौती देने के बाद इनकी व्याख्या की गई कि ये उपाधि नहीं है, ये क्या है, पुरस्कार। अगर आपको पेपर्स में पूछें कि जो भारत रत्न है, विभूषण है और पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, वो पुरस्कार हैं या उपाधियां हैं, तो आपको पुरस्कार पे क्लिक करना होगा। और अभी हाल में आपको जो भी पुरस्कार मिले हैं, नोबेल पुरस्कार हैं, अभी रिलीज हुए हैं, तो आपको वो पढ़ने चाहिए। और प्रधानमंत्री के द्वारा, ये राष्ट्रपति के, ये और ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं, आपको पता होगा ये जो चारों पुरस्कार हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं, जो ये पुरस्कार हैं। ठीक है, तो ये हम आज का हमारा डिस्कशन था। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।